what is vector and what is component of a vector, how a vector is graphically presented, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। तो फिर आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन पढ़ने से पहले हमें सोचना है क्या हमें एडिशन ऑफ वेक्टर आता है क्या, अगर आता है तो फिर क्यों पढ़ेंगे, है ना। बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ना चाहेंगे, दो फिजिकल क्वांटिटी, क्या आपको याद है फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट व्हिच कैन बी, कोई तो बोले, देखो भूल गए। ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। मैं पहला क्लास में ही बहुत बता चुका हूं इसको। जो क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं बताया था मास कैन बी मेजर्ड द यूनिट ऑफ केजी, है कि नहीं। बट ब्यूटी ऑफ ए स्टैचू कैनॉट बी मेजर्ड, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, सो इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। इमोशनल क्वांटिटीज में गुस्से में हूँ, कितने गुस्से में हूँ मेजर नहीं किया जा सकता, तो गुस्सा इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, सो एंगर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, लाइक दैट। तो जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं, पहला चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि दोनों का यूनिट बराबर होना जरूरी है। आई कैन नॉट एड 5 kg विथ 4 मीटर। 5 kg को 4 मीटर के साथ जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकता, क्योंकि दे आर डिफरेंट यूनिट्स। ये हुआ एक कॉन्स्टेंट। दूसरा हुआ, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ेंगे या तो दोनों स्केलर होंगे या फिर दोनों वेक्टर होंगे। हमें वेक्टर के साथ एक स्केलर को जोड़ नहीं सकते, है ना। जैसे मैं कहूँ कि सपोज आई वांट टू एड स्पीड विथ वेलोसिटी, दोनों का यूनिट तो बराबर है, लेकिन आई कैन नॉट एड। वेलोसिटी हैज सम डायरेक्शन, स्पीड हैज नो डायरेक्शन, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर, यू कैन नॉट एड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये दो कांस्टेंट हमारे सामने रहा। इतना सारा जानकारी के साथ हम प्रोसीड करेंगे और देखेंगे क्या हमें जोड़ना आता है। चलो कितना आता है थोड़ा चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सपोज हम कहेंगे हमारे पास कोई एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक ऐसे रखा है, हियर इज ए ब्लॉक। इसके ऊपर मैं अभी दो फोर्स लगाने वाला हूं। एक फोर्स लगाया, ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा हूं फोर्स को। कहो कि ये फोर्स का नाम है सपोज ए, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है? 8 न्यूटन। मतलब ये जो ग्राफ में ड्रॉ किया हूं इसका लेंथ कितना है? 8 यूनिट्स। Suppose I apply a second force, that is of 6 न्यूटन, उसका नाम है B। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर आ रहा है कितना न्यूटन का आएगा? क्या कोई बता सकता है? What is net force on the body now? बोलो बोलो। What is the net force? Two forces are acting on a body, a 8 Newton force and a 6 Newton force. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप बात नहीं करोगे तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगा। What is the net force? क्या कोई बॉडी के ऊपर एक 8 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, एक 6 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, आप नेट फोर्स कितना नहीं बोल पाओगे? एक बॉडी को आप 8 न्यूटन में पुश कर रहे हो, मैं 6 न्यूटन में पुश कर रहा हूँ, दोनों मिलके पुश कर रहे हैं, तो नेट कितना फोर्स उसके ऊपर आ रहा है? बोलिए अनीता, व्हाट इज द फोर्स? प्रीति रानी पन्ना, व्हाट इज द नेट फोर्स? 14 न्यूटन। तो पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर आप ये दो कि अभी तक आप क्यों नहीं बोल रहे थे? नहीं पढ़ाऊंगा मैं, देखो मैं चैरिटी कर रहा हूं। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते। मैं पहले भी बता चुका हूँ, these classes are not promotional classes कि करेंगे ज्यादा बच्चों को भरेंगे 2 पैसा कमाएंगे। No, my vision is very clear to help everyone who is coming for help। ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर मेरे से क्या मदद हो सकता है? तो अगर हम कहेंगे 6 न्यूटन 8 न्यूटन का दो फोर्स आ रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? दीपिका कितना होगा? नेट फोर्स विल बी 14 न्यूटन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, 14 न्यूटन।
और वो भी किधर को होगा, वो भी टुवर्ड्स राइट होगा। और 14 न्यूटन जो होगा वो फोर्स होगा, मतलब एक वेक्टर है। वेक्टर है मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ऐसे एक लंबा लाइन खींचेंगे जिसका लेंथ होगा 14 न्यूटन। और ये दोनों तो वेक्टर थे ना, F1, चलो ये दोनों का नाम फोर्स तो F1 F2 देते हैं। F1 F2 आर टू वेक्टर्स एंड वी नो व्हाट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। हाँ, हमें तो जोड़ना आता है, फिर सीखना क्या है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं हमें आता है, हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं। चलो देखते हैं, केस बदल देते हैं। सपोज आई गो फॉर अनदर केस। सपोज हम कहेंगे इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है F1 जो कि 8 न्यूटन का है, एक फोर्स आ रहा है F2 जो कि 6 न्यूटन का है। क्या आप मुझे इस केस में बता सकते हो कि नेट फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन होगा। भाई 2 न्यूटन होगा, वो भी टुवर्ड्स राइट होगा, टुवर्ड्स राइट होगा तो ऐसे छोटा सा करेंगे, ये हो गया 2 न्यूटन। और लेकिन F नेट क्या है? इट इज अभी F1 प्लस F2 है, ये नहीं कि F1 माइनस F2। ध्यान रहे, नेट फोर्स का मतलब सम ऑफ द टू फोर्सेस, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, दोनों फोर्स का सम F1 प्लस F2। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट था तो वैल्यू बदल गया, लेकिन कर क्या रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं। नेट फोर्स का मतलब सम ऑफ द फोर्सेस। छोटा सा मिसकंसेप्शन है लेकिन बड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर आप कहोगे नेट फोर्स हियर इज F1 माइनस F2 बोल दिए, गड़बड़ हो गया। नहीं, F नेट इज स्टिल F1 प्लस F2, लेकिन उसका वैल्यू आया 2 न्यूटन नेट फोर्स, है ना। तो हमें एक चीज समझ में आया इसको देख के कि यहाँ पर जो दो फोर्स थे, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में थे, उनके बीच में एंगल 0 था। यहाँ पर दो फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल कुछ 180 डिग्री है, एक इधर को है, एक इधर को है, एंगल 180 डिग्री है ना। तो हम देख रहे हैं कि दो फोर्स को तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उनका सम कितना होगा वो डिपेंड करता है दोनों के बीच में क्या एंगल है उसके ऊपर, है कि नहीं। मतलब एंगल बदल गया तो हम नेट फोर्स का वैल्यू बदल जाएगा। अभी अगर आपको कोई पूछेगा एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, व्हाट इज नेट फोर्स, क्या आप बता पाओगे? नहीं, आप बोलोगे पहले बताओ वो दोनों फोर्स कैसे आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। मैं अगर सेम डायरेक्शन बोलूंगा आप बोलोगे 14 न्यूटन, मैं अगर बोलूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन आप बोलोगे 2 न्यूटन। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि बॉडी के ऊपर फोर्स आ रहे हैं नाइदर इन सेम डायरेक्शन नॉर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ अलग सा डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक फोर्स ऐसे आ रहा है और एक फोर्स ऐसे आ रहा है। अब आपको लगता है कि ये ब्लॉक इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, आपको क्या लग रहा है ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में जाएगा? A B C में से कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? आप इधर से ढकेल रहे हो, मैं इधर से ढकेल रहा हूं, किधर जाएगा ये ब्लॉक? सोचो तो। इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ A और इन द डायरेक्शन ऑफ C और इन द डायरेक्शन ऑफ B। ओमराज बोल रहा है कि B के डायरेक्शन में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों को जोड़ने से जो नेट फोर्स मिलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओहो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये तो मालूम नहीं है, वी डोंट नो क्या होगा। इस केस में 14 होता था, इस केस में 2 हो रहा है, इस केस में कुछ होगा, लेकिन कितना होगा मालूम नहीं है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं उनका सम ऑफ वेक्टर्स को रिजल्टेंट कहते हैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स को क्या कहते हैं? रिजल्ट से रिजल्टेंट कहते हैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन देयर मैग्नीट्यूड also on the angle between them. When the angle between them is 0, it is ordinary sum. When the angle between them is 180, the resultant itself is the difference of their magnitudes. And when the angle is 90 degree, मालूम नहीं, सीखना है कि नहीं? तो अब हमें वेक्टर का एडिशन सीखना जरूरी है, लेकिन इतना समझ में आ गया सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो जितना हमें समझ में आया उसी को लिखेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं सम ऑफ टू वेक्टर का। सम ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो पहला चीज समझ में आया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
समझने के लिए हम लोग सब कुछ समझेंगे, लिखने के लिए उतना ही लिखेंगे जितना हमें चाहिए। पहला हुआ सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स depends on their magnitude and the angle between them। हाँ, ये बात तो अभी हजम हो गया, कोई दो राय नहीं। Everyone will agree to this that sum of the two vectors depends upon the angle between them and the magnitude of the vectors। तो ठीक है, तो चलो थोड़ा समझते हैं कि हाउ यू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल का थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज defined as the angle swept while moving from head direction of one vector, ठीक है, one vector to the head direction of other। हाँ, क्या सर एंगल के लिए इतना लंबा डेफिनेशन? एंगल तो हमें आता है, चलो देखते हैं, आता है। तो मैं आपको दो वेक्टर दे रहा हूं, ये हुआ एक वेक्टर ए, चलो मानते हैं ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। सपोज हमें क्या दिया गया है, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। सपोज ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। क्या आप मुझे बता पाओगे व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? थीटा। क्या है ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल? बता पाओगे क्या? ये तो हर कोई को आता है, हियर थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, पता चल गया कि इस केस में थीटा है 60 डिग्री। नहीं, पहला एग्जांपल लिए। लेकिन थोड़ा डेफिनेशन को देखो। बोले सर इतना आसान चीज है, इसके लिए क्या डेफिनेशन की जरूरत है? अरे भाई जरूरत है, आगे चल के देखोगे। इस डेफिनेशन को गलत जानने वाले सब गड़बड़ी फैलाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कहां माल कट गया। ठीक है, क्या बताया डेफिनेशन में? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट, एंगल मूव्ड while moving from head direction of one vector to head direction of other। सपोज ये a वेक्टर है, तो ये हुआ a का हेड का डायरेक्शन, ये हुआ b का हेड का डायरेक्शन। a का हेड का डायरेक्शन से b का हेड का डायरेक्शन में जाने से जितना एंगल हम घूमेंगे वही हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो क्या हो गया? थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। मिल गया थीटा इज 60 डिग्री। हाँ सर, ये तो सिंपल है। ठीक है, मैं आपको दूसरा केस देता हूं। सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है ए और ये कोई एक दूसरा वेक्टर है, कॉल इट बी, और दिया है कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है 30 डिग्री दिया है। क्या बता सकते हो व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? बोले सर कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना है, कैसे निकालेंगे? गो फॉर द डेफिनेशन। हेड डायरेक्शन ऑफ ए, ये हो गया ए का हेड डायरेक्शन, ये हो गया बी का हेड डायरेक्शन। ओके उमराज, ये ए का हेड डायरेक्शन है, बी का हेड डायरेक्शन। ए का हेड डायरेक्शन से बी का हेड डायरेक्शन में जाएंगे, जितना एंगल घूमेंगे वही तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। अब ये ऑपोजिट एंगल है ना, तो इस केस में एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। ठीक है ना? आप बोलोगे सर इतना आसान चीज है, आप डेफिनेशन देके ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो। नहीं, मुझे मालूम है कि बिना डेफिनेशन का गड़बड़ होगा। कैसे? चलो देखते हैं दूसरा केस। मैं आपको दूसरा केस देता हूं, अगर आपको सचमुच लगता है कि समझ में आ गया, आई एम कंटिन्यूइंग हियर विद सम मोर एग्जांपल। सपोज आई से हियर इज ए वेक्टर ए एंड हियर इज ए वेक्टर बी, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। क्या है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? सोचो, डेफिनेशन लेके सोचो। You have to move from head direction of one vector to head direction of other, head direction of one vector to head direction of other, head direction of one vector। कौन सा? A। That is 135 degree। Yes,
यस 135 डिग्री। यस, यू गॉट इट नाउ। वही तो मैं चाहता था। अब नहीं जानने वाले तुरंत 45 डिग्री बोल देंगे। ए का हेड डायरेक्शन ये है, बी का हेड डायरेक्शन ये है, एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे की हेड डायरेक्शन में जाओ, जो एंगल मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 माइनस 45 135 डिग्री। ये इसीलिए डेफिनेशन की इंपोर्टेंस था। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, सृजय गुप्ता को अभी क्वेश्चन जाएगा। सृजय गुप्ता तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए। सृजय गुप्ता आर यू रेडी? सृजय गुप्ता आर यू रेडी नाउ? बोल नहीं रहे। रिधि रुचित्रा आर यू रेडी टू टेल द आंसर नाउ? यस सर। रिधि, तो आप बताओ कि यहाँ पे मैं आपको दो वेक्टर दिखा रहा हूं, आपको बताना है ये दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर मैं आपको दिखाया हूं, बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल इज मोर देन 90 और लेस देन 90, एंगल इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, एंगल इज मोर देन 90 और लेस देन 90। बाकी लोग मन ही मन में सोच लो। एक्यूट है। यस यस यस, आपको हेड डायरेक्शन में जाना है, इसका हेड डायरेक्शन से उसके हेड डायरेक्शन में जाओ, जो एंगल मिलेगा ये तो क्लियरली लेस देन 90 दिख रहा है, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना आपको अभी समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम क्या देखें? सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एज वेल एज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग समझ पाए कि जो डिस्कवर किए दो वेक्टर को जोड़ते वक्त क्या हो रहा है, जो चीजें हम लोग अभी डिस्कवर करके देखे कि सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड अपॉन देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। आपको अभी अभी जो समझ में आया कि सम ऑफ टू वेक्टर डिपेंड्स अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो आप डिस्कवर किए हो। और वही टूल है वेक्टर का डेफिनेशन। दो फिजिकल क्वांटिटी को, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कब कहेंगे? लास्ट क्लास हम बोल रहे थे जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और हम बोले थे ये काम चलाओ डेफिनेशन है, ये सही नहीं है। गाय का चार टांग है, इसका मतलब नहीं कि जिसका चार टांग है वो गाय है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, इसका मतलब नहीं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है। सो दैट डेफिनेशन वाज नॉट ए एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। सही डेफिनेशन वेक्टर का क्या है, इतनी जानकारी से हम वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 3 में कहेंगे ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए वेक्टर if it obeys rules of वेक्टर एडिशन की रूल को ओबे करेगा तो हम इसको कहेंगे ये वेक्टर है। अगर ये ओबे नहीं करेगा तो ये वेक्टर नहीं है। ये है इंटरेस्टिंग चीज। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज किसी एक वायर में कुछ मान लो कि I1 करंट आ रहा है जो कि 5 एम्पियर का है, कोई एक दूसरे वायर में कुछ I2 करंट आ रहा है जो मान लो कि ये 3 एम्पियर का है। क्या बता सकते हो? क्लास 10 में तो ये पढ़े हो। क्या बता सकते हो यहाँ पर जो नेट करंट जाएगा जो कि कितना होगा? यहाँ पर करंट व्हाट इज द नेट करंट? इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, इधर कितना जाएगा? 8 एम्पियर। ये आपको मालूम है। और ये I नेट है क्या? I नेट इज नथिंग बट I1 प्लस I2। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो करंट है उसका एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर होना चाहिए। ये करंट है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसको वेक्टर होना चाहिए। लेकिन सोचो कि ये दोनों वायर के बीच में जो एंगल है उस एंगल को अगर ये वायर को पकड़ के इसे दूर खींचेंगे, एंगल बढ़ेगा या फिर पास लाएंगे एंगल घटेगा? क्या ये एंगल को कम ज्यादा करने से ये वैल्यू बदलेगा? बदलेगा क्या? विल इट डिपेंड? अगर थीटा को ज्यादा कर देंगे क्या वैल्यू बदल जाएगा? नो, दैट मींस द नेट करंट which is sum of I1 and I2 does not depend upon the angle between them। तो करंट वेक्टर जैसे दिखता है लेकिन वेक्टर है नहीं। जैसे हमारे ग्रुप में
काफी बच्चे हैं स्टूडेंट जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं, बिकॉज दे डोंट ओबे स्टूडेंट रूल्स, है कि नहीं? वो तो धीरे धीरे निकल जाएंगे, आप देखो धीरे धीरे वो निकल जाएंगे, ग्रुप से ड्रेन आउट हो जाएंगे। आई नेवर कॉल बैक देम कि क्यों भाई गए तुम, क्योंकि मेरा काम उनको बुलाना नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। टैगलाइन हमारा ये है, ऑल आर वेलकम, नो वन इज इनवाइटेड। किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, आओ जाओ आ जाओ आ जाओ, नो नो, ऑल आर वेलकम, सब कोई भी आना चाहता है आ सकता है, लेकिन आ जाओ करके नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना? सो सारे जो बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, दिखते हैं स्टूडेंट जैसे लेकिन होते नहीं है स्टूडेंट वैसे ही। करेंट जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है होने के बावजूद ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर रूल का एडिशन को ये ओबे नहीं करता है, वेक्टर एडिशन रूल को ओबे नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे? एज करेंट डज नॉट ओबे रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, rules of vector addition, therefore current is not a vector, is not a vector। ये स्कूल वाले बड़े मजे लेके पूछ लेंगे, why current is not a vector quantity, explain, define what is a vector quantity, prove that current is not a vector। तो आपको ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ तक की चीज सबको ठीक ठाक समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग मतलब यस आया, एक को आया, बाकी लोग तो नहीं बोल रहे हैं। यस यस यस, बढ़िया। तो अभी तक का जितना जानकारी हमारे पास आया, सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स अपॉन देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम। लेकिन निकालेंगे कैसे? जैसे हमारे पास कंफ्यूजन क्या था बताओ तो, कोई बॉडी था, दो फोर्स थे सेम डायरेक्शन में थे तो जोड़ देते थे, दो फोर्स थे ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो वन माइनस अदर कर लेते थे, दो फोर्स थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे तो हम लोग तो माथा पकड़ के बैठ जाते थे, हमें मालूम नहीं कैसे निकालना। यू विल नाउ टेल हाउ टू फाइंड आउट। थोड़ा देखते हैं, कोई एक वेक्टर को लेके देखते हैं कि वो कौन सा रूल ओबे कर रहा है। चलो डिस्प्लेसमेंट की बात सोचते हैं। कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट गया, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, यहां से यहां तक गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डायरेक्शन ये दिख रहा है। यहां पर पहुंचने के बाद वो क्या किया, फिर से कुछ डिस्प्लेसमेंट गया, वो आके पहुंच गया यहां पे, ये हो गया उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट। पहले ये डिस्प्लेसमेंट गया, अब ये डिस्प्लेसमेंट गया, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इट इज नथिंग बट s1 प्लस s2। बट व्हाट इज दैट s1 प्लस s2? अगर यहां से कोई शुरू करके यहां पर खत्म हो गया है तो क्या बता सकते हो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, है कि नहीं? इसका मतलब हुआ ये दोनों वेक्टर को ऐसे हम जोड़ सकते हैं। मतलब अगर दो वेक्टर को जोड़ना है, पहले एक को ड्रॉ करो, दूसरे का टेल को इसके सर पे रख के खड़ा करो, फिर यहां से वहां तक जोड़ दो, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और बनते बनते ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ये जो चीज हम डिस्कवर कर रहे हैं कि दो वेक्टर को जोड़ने का, उस टेक्निक को हम कहेंगे ट्रायंगल लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉ कोई एक साइंटिस्ट न्यूटन बताए थे, ट्रायंगल लॉ कोई एक साइंटिस्ट ट्रायंगल नहीं बताए थे, ट्रायंगल करके कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो हम ही लोग डिस्कवर कर लिए कि हाँ पहले ऐसे गया डिस्प्लेसमेंट, फिर ऐसे गया डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस। इसका मतलब अगर s1 वेक्टर ये है, s2 वेक्टर ये है, तो s1 plus s2 is a new vector which is like this, which is neither in the direction of s1 nor in the direction of s2, it is in some other direction whose magnitude is something different। And interestingly you see, अगर ये 10 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये अगर 10 मीटर सपोज, ये है 12 मीटर, तो ये कितना होगा? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। मतलब ये जितना भी होगा दैट विल बी लेस देन 22, है कि नहीं? यस। तो ये सारा चीज हमें समझ में आया। जो चीज हमें समझ में आया उसको हम अभी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? इन द नेम ऑफ ट्रायंगल लॉ। कौन साइंटिस्ट बताए थे? साइंटिस्ट ट्रायंगल। अरे नहीं, ये ट्रायंगल इन्वॉल्व करता है, तो हम लोग ये खुद डिस्कवर किए हैं कि ये ट्रायंगल के जरिए हम सम निकाल सकते हैं। तो पहले देखेंगे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या कहता है ये लॉ? स्टेटमेंट लिखेंगे।
फैला हुआ। इफ two vectors taken in order represent graphically represent the two sides of a triangle, then the third side of the triangle, taken, इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है। taken in reverse order, graphically represents the sum और रिजल्टेंट। सम को अदरवाइज कहते हैं रिजल्टेंट। स्टेटमेंट थोड़ा टेढ़ा लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। आई विल गिव यू सिंपल स्टेप्स टू फॉलो। क्या कर रहा है पहले इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। हमें दो वेक्टर को जोड़ना है। ये एक वेक्टर है ए, उसके साथ जोड़ना है ये एक वेक्टर है बी, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, टू वेक्टर को अगर ऑर्डर में लेंगे, मतलब पहले आप वेक्टर ए को ड्रॉ करो, ठीक है, और ए के साथ बी को ऑर्डर में लेंगे। ऑर्डर में मतलब जैसे आप टॉर्च लाइट में बैटरी डालते हो, कैसे डालते हो? ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे का पॉजिटिव तीसरे का नेगेटिव, ऐसे करके डालते हैं ना। यू से दे आर पुट इन ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर में लेना है मतलब ए का हेड पे बी का टेल को रखो, बी को ड्रॉ करो, बी का यहाँ पे बी को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। हम पहले ए को ड्रॉ किए, ए के साथ बी को ऑर्डर में ड्रॉ किए। ऑर्डर में मतलब ए का हेड पे बी का टेल को रख के बी को ड्रॉ कर दिया। बी ये था, बी को ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, देन दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? देखो तो ये एक ट्रायंगल जैसे दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल का, ये कोई एक ट्रायंगल का दो साइड ये दोनों दे रहे हैं। ये पहला साइड है, ये दूसरा साइड है। तीसरा साइड भी अगर ऑर्डर में रहेगा, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, तो वो ऐसे रहेगा, मतलब थर्ड साइड विल बी लाइक दिस। लेकिन क्या लिखा है? द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर में लेना है। उल्टा ऑर्डर में लेना है मतलब ऐसे लेना है, उल्टा ऑर्डर में। ये जो लेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट द सम और रिजल्टेंट, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट को आर लिख देते हैं, आर इज आल्सो ए वेक्टर। यही तो हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, देखे थे कि नहीं देखे थे? इसी को हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे जब हम डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल लेके देख रहे थे, है कि नहीं? दो वेक्टर को जोड़ना कितना आसान है, कितना आसान है। कैसे? आई विल गिव यू द स्टेप्स। स्टेप्स लिखो तो आसान रहेगा। स्टेप 1, ड्रॉ वेक्टर ए। स्टेप 2, ड्रॉ वेक्टर बी in order, that is keeping tail of B at head of A। हाँ, स्टेप 3 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, सम वेक्टर निकालना है। वो कहां से शुरू होगा? द रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ ए एंड फिनिशेस एट द हेड ऑफ बी। रिजल्टेंट
रिजल्टेंट मतलब सम, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्स, रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ा इसे लिखते हैं, starts from tail of a end ends at head of B। ये बात हुआ, 3 स्टेप में काम बन गया। बस याद रखना है कि रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है। रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द टेल ऑफ ए। कहां खत्म होता है? एट द हेड ऑफ बी। ए पहले ड्रॉ कर दो, उसके साथ बी को ऑर्डर में ले लो, बी को ऑर्डर में ले लिए मतलब बी का टेल को ए का हेड पे रूप में रख के बी को ड्रॉ कर दो। समझ में आया? अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो थोड़ा हम देखेंगे कि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो सही था कि गलत था। ट्रायंगल लॉ को हम लोग समझ गए, व्हाट इज दिस लॉ। अगर लॉ हमें समझ में आ गया तो चलो चेक करके देखते हैं कि कैसे हमारा जो पहले से जो जानकारी था वो ट्रायंगल की हिसाब से ठीक ठाक है कि नहीं। पहले भी हम जानते थे ना, 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाता है उनका सम, और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स होता है द डिफरेंस इन देयर मैग्नीट्यूड्स। अभी तो थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या वो बात सही है जो हम पहले से जानते थे कि वो भी गलत था? नहीं, वो गलत नहीं था। चलो देखते हैं। I am giving you some more examples, जैसे आपको समझने के लिए आसान होगा, मैं बता रहा हूं। सपोज हम कहेंगे ये हो गया हमारा ब्लॉक, ये होगी एक फोर्स इसके ऊपर A जिसका वैल्यू है 8 न्यूटन, ये है दूसरा फोर्स जिसका नाम B है, फोर्स हो गया 6 न्यूटन। हमें नेट फोर्स निकालना है और हमें आता है कि नेट फोर्स इज कितना, नेट फोर्स कितना है 14 न्यूटन। वो भी इधर को है, ठीक है। तो मैं लेकिन ट्रायंगल लगाऊंगा, मुझे अपना कोई जानकारी है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा ए ड्रॉ करूंगा। फिर ड्रॉ ए, कितना लंबा लाइन खींचना है, 8 यूनिट्स का लाइन खींच लिए। अब बी को ड्रॉ करूंगा इन ऑर्डर विथ ए के साथ ऑर्डर में रखते हुए बी को ड्रॉ करूंगा। ए को मतलब बी का टेल को यहाँ पे रखो, बी को ड्रॉ करो। ये बी खुद इतना लंबा था, बी कितना लंबा था, ये हुआ 6। हाँ, अब हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। We have taken A and B are in order. रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट कहाँ से शुरू होता था? Starts from tail of A and ends at head of B। यहाँ से यहाँ तक पूरा कयामत से कयामत तक, ये जो हो गया रिजल्टेंट R। क्या बता सकते हो इसका लेंथ कितना होगा? ये 8 है, ये 6 है, ये लेंथ कितना होगा 14। मतलब जो हम जानते थे वो सही है कि नहीं? Now, let me give you one more example. Here is a block जिसके ऊपर 2 फोर्स आ रहे हैं। चलो A हो गया 8 न्यूटन वाला, B हो गया 6 न्यूटन वाला। अब ये जो फोर्स दोनों आ रहे हैं इनका सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम ड्रॉ करेंगे A, कर दिए, कितना लंबा 8 न्यूटन। सम आता है लेकिन हम ट्रायंगल लॉ से करके देखना चाहते हैं। ए हो गया ए कितना हो गया? ए हो गया 8 न्यूटन का। अच्छा, बी को इसके साथ ऑर्डर में रखेंगे, मतलब बी का टेल को ए का हेड पे रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। ये हो गया बी कितना है? इट इज 6 न्यूटन। मतलब ये लेंथ था 8, ये लेंथ है 6। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है? रिजल्टेंट कहां से शुरू होता है? स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए का टेल से शुरू होगा, कहां खत्म होता है? एट द हेड ऑफ बी। तो ए का टेल से हेड तक, यहां तक, ये हो गया रिजल्टेंट। क्या आपको दिख रहा है ये कितना लंबा होगा? ये पूरा है 8, ये है 6, तो ये हो जाएगा 2। यस, मतलब जो रिजल्टेंट है वो दिखने में ऐसा है। मतलब हम लोग जो पहले से जानते थे वो सही था, डरने की कोई बात नहीं है। ट्रायंगल लॉ से वेरीफाई कर लिए। लेकिन ट्रायंगल लॉ जान के हमको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि पहले हमें मालूम था when the angle between two vectors was 0 और 180 डिग्री हमें निकालना आता था।
हमें मालूम नहीं था कि व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री, कैसे निकालेंगे। मैं अब तीसरा एग्जांपल देता हूं, होपफुली आप ही खुद बता दोगे। कोई एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आ रहा है ए जो कि 8 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स आ रहा है बी जो कि 6 न्यूटन का है। मुझे नेट फोर्स चाहिए, तो मैं क्या करूं पहले मैं ए ड्रॉ करूंगा। आई गो फॉर ए फर्स्ट। ये हो गया ए, कितना लंबा, 8 न्यूटन का। फिर मैं लूंगा बी तो इस बी को ऑर्डर में लेना है, बी का टेल को यहाँ पे रखूंगा। ये हो गया बी, अरे वाह, ये हो गया 6 न्यूटन का, मतलब दिस लेंथ इज 6। ये हो गया वेक्टर ए, मतलब दिस लेंथ इज 8। अभी आपको बताना है रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर। Mod of resultant is equal to mod of a vector plus mod of b vector, that is नो 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 नो, अभी ट्रायंगल खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखो। हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर कहां से शुरू होता है, फ्रॉम द टेल ऑफ ए, कहां खत्म होता है, एट द हेड ऑफ बी। ये हो गया रिजल्टेंट रे भैया। अब कोई पूछेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब लेंथ ऑफ दिस। Are you not able to see that this is a triangle, that too a right angle triangle, and you can apply Pythagoras theorem? आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इस केस में, ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 8 है, प्लस 8 का स्क्वायर होल रूट ओवर 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 हो गया 100 का रूट ओवर 10 न्यूटन। अरे वाह, एक 8 न्यूटन का फोर्स, एक 6 न्यूटन का फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन, मतलब अगर हम कहेंगे इस बॉडी का मास है 5 kg, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, Yes, sir. समझ में आ रहा है। और खाली उतना नहीं, किधर जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल लॉ बढ़िया से समझ में आ गया होगा अभी तक। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, ध्यान से देखना। A and B must be in order and the resultant is taken as the third side of the triangle in reverse order. Resultant कहां से स्टार्ट होता है, from the tail of A, कहां खत्म होता है, at the head of B। अच्छा, B कहां से स्टार्ट होता है, B कहां से स्टार्ट होता है, from the head of A, और कहां पर खत्म होता है, at the head of the resultant, at the head of the resultant। तो ये पूरा चीज ट्रायंगल लॉ का सीटी स्कैन करके, एमआरआई करके पूरा रिपोर्ट आपके सामने में रख दिया। बस आपको ये चीजें याद रखना है, जो चीजें मैं बताया कि a प्लस बी इज इक्वल टू आर होने से ए बी आर एक ट्रायंगल बनाते हैं। बी स्टार्ट होता है फ्रॉम द हेड ऑफ ए, खत्म होता है एट द हेड ऑफ आर। आर स्टार्ट होता है फ्रॉम द टेल ऑफ ए, खत्म होता है एट हेड ऑफ बी। ये जो स्टेटमेंट में बताया, बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, मतलब आगे आपको समझ में आएगा जब मैं न्यूमेरिकल करने लगूंगा, ठीक है। तो पहले देख लेंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया। लेट अस चेक सम क्वेश्चंस आई विल गिव यू नाउ। अब मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1, इन फॉलोइंग फिगर्स find relation between vector x, vector y and vector z। कुछ फिगर दिया हुआ है। पहला फिगर है, ये है वेक्टर x, ये है वेक्टर y, ये है वेक्टर z। सोच के आपको बताना है b में, ठीक है।
तीसरा केस में तो हमको बताना है कि वेक्टर x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड और जो भी है एक्स वाई जेड में एक रिलेशन बताना है। पहला क्वेश्चन का सलूशन मैं देता हूं। अगर आप ध्यान से देखें वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर। यस यस, बहुत बढ़िया दिमाग चल रहा है सबका। थोड़ा अगर ध्यान से इस ट्रायंगल को देखें तो कौन कौन वेक्टर यहाँ पर ऑर्डर में है? जेड और एक्स, जेड के साथ एक्स ऑर्डर में है। क्या वाई रिवर्स ऑर्डर में है? हाँ, वाई रिवर्स ऑर्डर में, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। वैसे ही आपको बताना है इस केस में। क्या कोई बताएगा? अमीमा? सर वेक्टर माइनस z is equal to वेक्टर x। वेक्टर नो सर, नो नो वाई वेक्टर का स्क्वायर माइनस z वेक्टर का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू नहीं, वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता है, वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता है। डोंट राइट स्क्वायर ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कोई स्क्वायर नहीं होता है। मैं तो बोल रहा हूं ऐसा एक रिलेशन चाहिए, व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू व्हाट। वेक्टर का कोई स्क्वायर नहीं होता है, रिमेंबर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। मैं आपको मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूं, वेक्टर के बीच में रिलेशन पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर थोड़ा हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर y एंड z आर इन ऑर्डर है कि नहीं? y एंड z आर इन ऑर्डर, y के साथ z ऑर्डर में, और x इज इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम कहेंगे यहाँ पे वेक्टर x इज वेक्टर y प्लस वेक्टर z। क्या चीजें समझ में आया? यस और नो? आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, I am not asking for magnitude. I am asking the relation. सर अगर मैग्नीट्यूड दिया होता तो स्क्वायर लगता। हाँ, मैग्नीट्यूड पूछा होता तो कुछ करते, पूछता मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ y का स्क्वायर, ऐसे करके करते, है ना? अच्छा, अभी हमें x y z में रिलेशन बताना है। देखो तो कौन कौन ऑर्डर में है? x है, x के साथ ऑर्डर में y है। ध्यान से देखो, उमराज गलत कर दिए, x के साथ ऑर्डर में y है और y के साथ ऑर्डर में z है। अगर हम कहते x प्लस वाई तो z कैसे होता? x का टेल से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता, ये तो उल्टा है। यू सी ऑल द थ्री साइड्स आर इन ऑर्डर। अगर कुछ बात ऐसे होता तो हम क्या लिखते? x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। लेकिन हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हमारा क्वेश्चन ऐसा है। सर ये तो आप बता नहीं, अपने लिए इजी क्वेश्चन कर लेते हो, हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ देते हो। इट्स नॉट फेयर। अरे नहीं, आपको सीखना है, ठीक है। चक्कू को जब पत्थर के ऊपर घिसते हैं तो चक्कू को आराम नहीं लगता है, दर्द होता है, लेकिन साफ भी होता है। तो देखो, अगर ये हुआ जेड तो मैं इस फिगर को थोड़ा दोबारा ड्रॉ करना चाहूंगा आपकी खातिर। ये हो गया हमारा x, ये हो गई हमारा y, और जो z था ऐसे, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं। अच्छा बताओ, अगर ये वेक्टर है z तो ये वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? उसका इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्या बोलूंगा? यस यस यस, आपको समझ में आ गया। तो इसमें से क्या दिख रहा है? वेक्टर x प्लस वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर माइनस z, मतलब वेक्टर x प्लस y इज इक्वल टू माइनस z। थोड़ा सा सजा के लिखो, इसको इधर ले आओ तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेक्टर्स। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस सर। यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, if vector A is like this, vector B is like this, B नहीं, vector A plus B is like this, then find correct vector B, correct vector B
ऑप्शन दिया है, कौन सा वेक्टर, वेक्टर बी होगा, और फाइंड वेक्टर बी फ्रॉम फॉलोइंग ऐसे करके दिया है। ठीक है, तो मैं अब कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, देखता हूं कौन सबसे पहला सही आंसर देता है। बी इज लाइक दिस, बी इज लाइक दिस, बी इज लाइक दिस, और डी हो गया नॉन। क्या बता सकते हो, अगर ए ऐसा है, ए प्लस बी ऐसा है, तो बी कौन सा है भैया, कौन सा है, कोई बताएगा आंसर, सोचो कौन सा वाला, सी he is telling she is telling सी। देखो सोचना है, आपको क्या मालूम है, थोड़ा सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप कहोगे ये था वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए प्लस बी कहां से शुरू होता है, ए प्लस बी का दूसरा नाम है रिजल्टेंट। ठीक है, ए प्लस बी का, उमराज गलत है तुम्हारा आंसर। अभी हमें ए ड्रॉ हो गया, ए प्लस बी ड्रॉ करना चाहते हैं। ए प्लस बी कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द टेल ऑफ ए, मतलब ए प्लस बी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां से करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी। और बी वेक्टर कैसे होता है, बी वेक्टर ए का टेल से शुरू होता है, ए प्लस बी का हेड पे खत्म होता है। देखो समझ में आया ना, मतलब बी मस्ट बी समथिंग लाइक दिस, ए के साथ ऐसा वाला बी को जोड़ोगे तो ऐसा वाला ए प्लस बी मिलेगा। समझ में आया क्या, उतना आसान नहीं है ये, समझ में आना चाहिए। अपने आप को इन्वॉल्व करो। आप ऐसे काफी लोग जो है मजे ले रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, उनका तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आप गलत बोलोगे तब भी आपका सुधार होगा, बिकॉज फेल्योर इज पिलर ऑफ सक्सेस। कुछ नहीं बोलोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेट मी सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं आपको सोचने के लिए। टू फोर्सेस uh, 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन pull a body of 20 kg horizontally, ध्यान से देखना, in direction of east and north. Find acceleration of the block or body। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, एक 60 न्यूटन का, एक 80 न्यूटन का, दो दमदार फोर्स आ रहे हैं। कैसा है सॉल्यूशन, थोड़ा सा मैं बताता हूं, आप लोग ट्राई करोगे। F1 60 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा है। F2 कैसा है, 80 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। हमें पूछा गया है एक्सीलरेशन, और क्लू तो हमें इतना मालूम है कि जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी नेट फोर्स बाय मास। ये चीज सबको मालूम है, ये क्लू सबको मालूम है। तो बात रह गई कहां, एट दी कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स। अगर आपको दो फोर्स दिया गया है, क्या आप मुझे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बता सकते हो, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बता सकते हो, तो फिर मास डिवाइड कर लो, आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। चलो निकालते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालें, कितना कितना कितना, यस यस यस, इसका मतलब मैं समझा पा रहा हूं आपको, बढ़िया। तो देखो ये हो गया 60 न्यूटन का फोर्स, ये हो गया 80 न्यूटन का फोर्स, दोनों को मैं ऑर्डर में ले लिया। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा, नीचे से ऊपर। ये जो फोर्स होगा ये होगा नेट फोर्स। अभी कोई पूछेगा
बताओ नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? ओहो, मतलब लेंथ ऑफ दिस लाइन, द वेक्टर इज गिवन ग्राफिकली, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ तो 60 है, ये लेंथ तो 80 है, तो इट इज 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। यू आर ऑल चैंपियंस ऑफ मैथमेटिक्स, यू कैलकुलेट, इट इज कमिंग आउट टू बी 100 न्यूटन। क्योंकि मैं सीधे सीधे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, क्योंकि एंगल 90 डिग्री था। ठीक है, अगर नेट फोर्स इतना है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय मास, दैट इज 100, उसका मास था 20 kg, सो इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिद्धि रुचित्रा मिश्रा, दिमाग उसका जल्दी जल्दी चल गया। अगला, हाँ बोलो। तो 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज 1000 न्यूटन। नहीं 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 नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ाने से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर 1000 नहीं होता है, 10,000 होता है। ठीक है, हाँ ओके सर। हाँ, मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, खाली फिजिक्स बोले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बताऊं, इन ए रिवर velocity of flow is say it is 3 meter per second. ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, और से इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए मैन swims with 4 meter per second perpendicular to the flow, perpendicular to flow with, अच्छा ओके, पहला क्वेश्चन है, will he reach the just opposite point of river? What will be his speed? What will be his speed? How far he will go in 12 seconds? 12 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? क्वेश्चन ज्यादा खूंखार नहीं है, थोड़ा। Yes sir, he will reach the point. His speed will be 5 meter per second and distance 60 meter. 60 meter. Will he reach the just opposite point of the river? Yes. नो 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 नो। चलो समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप में से हर कोई थोड़ा सा ट्रायल कर लो, फिगर बना के थोड़ा सा ट्रायल कर लो, फिर काम बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, इन रिवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये कोई एक रिवर है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसा है? ऐसा अलोंग द रिवर होता है। कितना वेलोसिटी ऑफ फ्लो है? इसको VF लिख रहा हूँ, कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। कोई आदमी स्विम करने लगा, अगर स्विम नहीं किया होता तो उसका स्पीड कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड, पानी के बहाव के साथ चले जाता। लेकिन वो तैरने लगा इधर, क्या स्पीड में? वेलोसिटी ऑफ स्विम कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर पानी में करंट नहीं होता, फ्लो नहीं होता, तो वो सिर्फ इधर जाता और आके यहाँ पर पहुंचता। लेकिन अभी पानी के बहाव भी है, अगर वो स्विम नहीं करता इधर जाता, खाली स्विम करता बहाव नहीं होता इधर जाता, दोनों है। क्या आपको लग रहा है जैसे वो आदमी स्विम करेगा इधर जाने के लिए, पानी इसको ढकेल के नहीं ले लेगा इधर? Will he reach somewhere here at A
और समवेयर एट बी और समवेयर एट सी, आपको क्या लग रहा है कहां पहुंचेगा वो? यस यस, यू मस्ट बी एबल टू गेस, इतना तो इमेजिनेशन आपके पास होना चाहिए। वो सी के आसपास कहीं पहुंचेगा, ए में नहीं पहुंचेगा। पहला बिट क्या है? विल ही रीच द जस्ट ऑपोजिट पॉइंट ऑफ रिवर? नो। व्हाई? वो तो आपको लगा, चलो हम करके देखते हैं क्यों नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि उसका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो था वो था 3 और जो वेलोसिटी ऑफ स्विम था वो था 4। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, आदमी का जो वेलोसिटी होगा वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ हिज स्विमिंग प्लस बिकॉज ऑफ द फ्लो, दैट इज vf प्लस vs। ये हो गया। अच्छा, तो vm निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? vf के साथ vs जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? पहले ले लेंगे vf, फिर उसके साथ ऑर्डर में ले लेंगे vs, है ना? फिर जो vm होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, व्हिच इज वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी ऑफ स्विम, वो जो वेक्टर बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? बोल नहीं पाए। अगर ये वेलोसिटी का सम निकालेंगे, ये क्या है? सम ऑफ दिस टू वेलोसिटीज का रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। यस, तो ये हो गई आपका वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब जैसे ये आदमी तैरने लगेगा, ये इधर नहीं जाएगा ना ही इधर जाएगा, ये तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना? सो विल ही बी एबल टू रीच ए? नो। पहला बिट का आंसर हुआ ही कैन नॉट रीच ए। ठीक है। क्या होगा उसका स्पीड? बाय द वे स्पीड क्या होता है? स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो पहले हम कहेंगे स्पीड, तो वो स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? vf प्लस vf, और मैग्नीट्यूड ऑफ vm क्या है? लेंथ ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ vf? मैग्नीट्यूड ऑफ vf वाज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ vs इट वाज 4, मतलब दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 3, तो दिस लेंथ कितना होगा? ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, इट इज 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वायर, 4 टू इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना स्पीड में मूव करेगा? व्हाट विल बी हिज स्पीड? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हुआ तो बताओ 12 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? डिस्टेंस मूव्ड इन 12 सेकेंड्स, डिस्टेंस मूव्ड इन 12 सेकेंड्स इज कितना हो जाएगा? 12 into 5, क्योंकि वो 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। समझ में आया 60 क्यों हुआ? अगर पानी में बहाव नहीं होता, करंट नहीं होता, फ्लो नहीं होता, तो जाता वो 48 मीटर जो आपने बताया था। लेकिन पानी भी तो उसको ढकेल के ले रहा है, वो स्विम करने के लिए कुछ दूर जाएगा, फ्लो के लिए भी कुछ दूर चला जाएगा, क्योंकि स्विम नहीं भी करता तभी तो कुछ दूर जाता है। दोनों मिला के रिजल्टेंट कितना हो गया? 60 मीटर। क्या ये चीज? यस यस सुचित्रा बताओ। सर will it be speed or velocity resultant? Vm is resultant velocity of Vs and Vf। देखो ये फ्लो का वेलोसिटी है Vf एंड Vs इज वेलोसिटी ऑफ स्विम। वो इधर को स्विम करने की कोशिश कर रहा है, मान लो पानी रेस्ट में होता तो उसका स्पीड क्या होता? 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे कोई चिड़िया हवा में उड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, सपोज हवा में उड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, अब विंड आया, विंड उसको भगा के ले गया किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो चिड़िया का स्पीड क्या हुआ? विंड का स्पीड प्लस अपना उड़ने का स्पीड। वैसे ही स्विम कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, और पानी उसको ढकेलते हुए ले जा रहा है कितना में? 3 मीटर पर सेकेंड में, तो उसका रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा? दोनों वेलोसिटी को जोड़ोगे, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर, दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा।
है ना। अभी उसके पास 2 वेक्टर है, वो अगर स्विंग भी नहीं भी करेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है नहीं, और अगर वो फ्लो नहीं है खाली स्विम करेगा तो 4 है, मतलब दोनों है तो ये वेक्टर मिलके जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विंग। क्या अभी थोड़ा बहुत हजम हुआ? यस सर नो? यस सर। यस। 3 छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दिया हूं, क्लियरली देखो तीनों क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना है इनके आंसर्स और एक पेपर पे उसका आंसर को लिख के ग्रुप में पोस्ट करना है। पहले आपका नाम लिख देना, जस्ट राइट योर नेम, ठीक है, और पक्का राइट योर प्लेस, कहाँ से हो आप, और उसमें बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 का खाली आंसर, इसका आंसर बी होगा, इसका रिलेशन जो भी सिंगल वर्ड आंसर, और इसमें थीटा इतना होगा, थीटा इतना होगा, थीटा इतना होगा, थीटा इतना होगा, ऐसे करके 4 आंसर। इतने आंसर को लिख के एक पेपर में फोटो उठा के ग्रुप में छोड़ो, देखता हूं कितने लोगों को ठीक ठाक समझ में आता है। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग आगे, मैं आपको बताऊंगा। कल शाम को 8 बजे है मैथमेटिक्स क्लास। विश यू ऑल द बेस्ट। मजे ले रहे हो, नोट्स बनाओ और उसको पढ़ के आओ। लेट अस टेक द क्लासेस सीरियसली। ओके, फिर मिलेंगे। जय हिंद।